Dear student, a very good afternoon to all of you. Welcome back. So let us continue today the discussion on second law of thermodynamics. So in second law of thermodynamics, we learned about some fundamental things like uh, what is why it is called as directional law or qualitative law. We also get aware about the thermal energy reservoirs. Thereafter, we learned about the two statements given by the Clausius as well as Kelvin Planck's. So thereafter we get introduced with the concept of heat engine, concept of refrigerator, concept of heat pump. So the next topic, now let us learn about the two statement given by the two statement of the second law of thermodynamics. That means the statement given by the Clausius and statement between Planck, both are equivalent, both are same in the both are the same things. That means we have to prove both are the same way of saying the things in two different way. So now let us discuss and let us prove that to show that Clausius and Kelvin Planck statements are parallel statement of second law of thermodynamics, law of thermodynamics, and are equivalent in all respect. That is, violation of one statement that would be the better one. One statement leads to the violation of other statements. मीन्स जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और क्लॉसियस स्टेटमेंट है, दोनों सेम है इन एवरी मैनर. इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सेम है तो अगर एक गलत हुआ तो दूसरा को भी गलत होना चाहिए. अगर एक का वायलेशन हो रहा है तो दूसरा का भी वायलेशन होना चाहिए. एंड दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे कि हम एक को पहले वायलेट करेंगे और देखते हैं कि क्या दूसरा वायलेट हो पाता है या नहीं. तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, केस 1 में लेते हैं. हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं. क्या लेते हैं? केस 1. उसमें क्या मानते हैं? वायलेशन ऑफ. हम सबसे पहले कोई भी एक दो स्टेटमेंट में से एक को मान लेंगे. तो हम सबसे पहले वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट को मानते हैं. हम मान लेते हैं कि जो वायलेंस क्लॉसियस स्टेटमेंट है उसका वायलेट हो रहा है. तो जब इसका क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेट होगा तो हम जानते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट होना चाहिए. सो हम क्या मान रहे हैं? हमने मान लिया देयर आर
टू रिजर्वायर से, एक हो गया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा हो गया लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये हो गया हाई टेम्परेचर और ये हो गया लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एज्यूम किया है कि वायलेशन ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट हो रहा है। क्लॉसेस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि अगर लो टेम्परेचर से कोई हीट ट्रांसफर होना है, सपोज कोई एक हीट है Q2, अगर सपोज ये क्या हो रहा है कि ये हीट है से मान लेते हैं Q2, ये Q2 अगर यहाँ पे ट्रांसफर होना है, सपोज Q1 इक्वल टू Q2, तो अगर कोई हम डिवाइस लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट सप्लाई होगा। हम क्या मान रहे हैं कि नहीं, ये जो क्लॉसेस स्टेटमेंट का कहना है वो गलत है, उसको हम वायलेट करके मान लेते हैं कि नहीं, ये बगैर एक्सटर्नल एनर्जी का Q2 इक्वल टू Q1 है। इस केसेस में वो हीट ट्रांसफर हो रहा है कहां से, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में ट्रांसफर हो रहा है। ये हमारा वायलेशन हो गया। अगर ये हम वायलेट किए हैं तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट हो जाएगा। देखिए कैसे, हम क्या कर रहे हैं, सपोज इसमें हमने क्या मान लिया कि Q1 एक निकल रहा है Q1, और उसमें एक हमने डिवाइस लगा दिया, बेसिकली ये हीट इंजन होता है। तो ये जो हीट इंजन है वो इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया है, क्या लगा दिया, W वर्क डन। अगर हम ये Q1 और Q2 दिया है, Q1 दिया है, ये Q2 है, तो ये सपोज इसमें हम लोग Q1 ही मान लेते हैं। Q1 यहां से गया है Q1, ये गया Q1, ये गया Q1, ठीक है। ये इधर से Q1 गया, ये Q1 कह सकते हो, या Q2 इक्वल टू Q1। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये Q1 और ये Q2 है कि नहीं। चलिए, ये इसेंशियली सेम होना चाहिए, ये वाला और ये Q1 हमने सेम रखा है। सो ये एक हीट इंजन लगा दिए दोनों हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में। अब इसी सिस्टम को देखिए क्या हो रहा है, एक ऐसा हमने डिवाइस बनाया है जो Q1 ले रहा है लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर पे भी Q1 दे रहा है, और ये हीट इंजन ऐसा है कि एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 ले रहा है और Q2 की ओर दे रहा है। तो मतलब ये हीट इंजन को चलने के लिए Q1 मिलना चाहिए इसमें, और ये Q2 अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो ये हीट इंजन वर्क डन दे देगा। तो इसको हमने क्या कर दिया है कि इसको सेम हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है कि इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। यानी ये क्या हो रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर है, सपोज TL से हमने डिनोट किया। यहां से एक डिवाइस लगा हुआ है जो Q1 निकाल रहा है, ये दे रहा है Q2 हाई टेम्परेचर को। यहाँ पे ये हीट इंजन है जो Q2 दे रहा है, और ये W। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो आउटपुट है ये Q1, हमने उसको डायरेक्टली भेज दिया है इस साइकिल को, इसको Q1, इसको हीट इंजन को Q1 चाहिए, वो Q1 किसका मिल गया, ये जो डिवाइस था उसका हमने आउटपुट इसको दे दिया। अब आप क्या देखेंगे, ये Q और W हमें मिल रहा है। देयरफॉर अब आप ऑब्जर्व करेंगे
तो ये जो हीट इंजन है, ये जो हीट इंजन है, ये जो एक हीट इंजन है वो कंटिन्यूअसली वर्क डन दे रहा है, और ये हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजर्वायर से ले रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हमने क्या कर दिया, ये पाया, ये हमने पाया वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मतलब हमने जब क्लॉसेस स्टेटमेंट को वायलेट किया तो हमें क्या मिल गया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन। सिमिलरली अगर हम केस 2 मानते हैं, केस 2 में हम क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं, पहले हम वायलेट करते हैं वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हम अब क्या कर रहे हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हम लोग वायलेट कर रहे हैं। तो जैसे हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वायलेशन ऑफ मिलना चाहिए क्लॉसियस का। हमें अगेन हम क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ले लिए, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर ले लिया, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर ले लिया। अब हम सपोज यहाँ पे एक हमने क्या मान लेते हैं, एक ऐसा हीट इंजन ले रहे हैं, केल्विन प्लैंक को हमने वायलेट किया है, जो ये Q1 ले रहा है और ये W = Q1 दे रहा है, और यहाँ जो लो टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये जो Q2 है वो क्या है, = 0 है। Q2 क्या हो जाना चाहिए है, यहाँ पे 0 है। मतलब ये क्या हो गया, वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये हमने वायलेट किया। तो अब चेक करते हैं कि क्या हमारा क्लॉसेस स्टेटमेंट वायलेट हुआ। उसके कारण हम क्या लगाएंगे, एक डिवाइस लगाएंगे जिसमें सपोज ये Q2 इधर से लिया और ये Q2 इधर देना चाहिए। अगर ये दे विदाउट एनी सम एक्सटर्नल एनर्जी, तो हम क्या करते हैं कि ये हमने एक डिवाइस लगा दिया और जो इसका आउटपुट है वो हमने इसको सप्लाई कर दिया। तो ये जो W मिल रहा है वो इस डिवाइस का, हीट इंजन जो ये क्या है, जो डिवाइस है ये PMM2 है, ये इसका आउटपुट इसको दे रहा है। तो W दिया तो ये Q2 से क्या हो जाएगा, ये Q2 प्लस W = Q1, ये हमें एनर्जी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी मिल गया W = Q1, तो वो सहारा लेकर के Q2 को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे, इन दोनों को हम एक सिंगल डिवाइस कंबाइंड मान लेते हैं, इन दोनों को कंबाइंड टुगेदर हम एक सिस्टम मान लेते हैं या एक डिवाइस मान लेते हैं। मतलब ये हीट इंजन प्लस ये डिवाइस, तो ये दोनों मिल करके अगर हम बात करें तो इसमें एक हीट कहां जा रहा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 जा रहा है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में Q2 ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या है, Q1 लिया अपने आप दिया, इसका Q1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह रहा है। तो Q2 एक ऐसा हमने कंबाइंड टुगेदर एक डिवाइस ले लिया, ये जो कंबाइंड हमने किया है ब्लू डॉटेड से, दोनों डिवाइस को मिला के एक सिंगल डिवाइस मान लेते हैं। तो वो डिवाइस एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट दे रहा है, और ये एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कहीं से भी कोई वर्क ट्रांसफर जो लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है। वर्क ट्रांसफर वो जो एनर्जी लेना चाहिए जो कि क्लॉसेस स्टेटमेंट है, तभी ये कि Q लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, बट ये हम नहीं पाते हैं। Therefore, हम क्या कर सकते हैं कि हमने वायलेट तो किया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, वायलेट हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हम क्या पाते हैं, जब हम केस 1 में हम मानते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन,
तो मिलता है मुझे वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स। यहाँ पे जब हमने माना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन, तो ये क्या मिल गया, वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक को वायलेट करते हैं तो दूसरा लोग भी दूसरा वायलेट हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा करते हैं तो पहला करते हैं और वायलेट हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर पैरेलल एंड इक्विवेलेंट टू ईच अदर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में वायलेशन ऑफ क्लॉसियस statement leads to the violation of Kelvin-Planck's statement and vice versa. Please note down हो गया, हम सारा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। Please you can note down vice versa. Therefore, these two statements are known as parallel statements of second law of thermodynamics. Please note down. Please note it down. Please note it down. Please note it down. I'm waiting for 1 minute. Please note down. If you have any doubt, you may ask. If you have any doubt, please ask. Okay. So let's move on to the next section. The next section is Carnot cycle, or that is also called as reversible cycle. So मैं इसे next slide blank move कर रहा हूँ, next slide पे इसे मैं erase कर रहा हूँ. So this is Carnot cycle, that is also called as reversible cycle. Reversible cycle. So हम लोग जानते हैं कि कार्नोट साइकिल किसका किसका बना होता है. कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस. और हम जानते हैं कि आइसोथर्मल क्या होना चाहिए कि एक स्टेट से आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जो होना चाहिए, छोटा सा स्टेट डिफरेंस होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए. इसका मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लोली होना चाहिए. और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो du प्लस dw. देखो अगर आइसोथर्मल है तो क्या हो जाएगा, आइडल गैसेस का अगर हम मान करके रियलाइज करते हैं तो जो भी हीट सप्लाई हुआ वो वर्क डन में होना चाहिए. और ये होने के लिए प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो. वहीं अगर एडियाबेटिक है,
एडियाबेटिक है तो जो भी ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू du प्लस dw, यानी जो भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होना चाहिए। यानी अगर वर्क डन बाय द सिस्टम दैट मस्ट बी फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो सारा का सारा वर्क डन इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव होना चाहिए। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये जो भी वर्क डन देंगे उसका कुछ ना कुछ पार्ट सराउंडिंग में हीट के रूप में मूव कर जाएगा, सराउंडिंग में मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं रह पाएगा। देयरफॉर टू रियलाइज द आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो, और टू रियलाइज द मतलब एक्चुअल में होने के लिए एडियाबेटिक बहुत फास्ट होना चाहिए। तो 4 प्रोसेस कार्नोट का बना हुआ रहता है। कौन कौन सा है, देखिए कार्नोट साइकिल, आप नोट डाउन करते जाइएगा, आप बस ये सब सारा आप जानते ही हैं। साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ 2 isothermal processes and 2 adiabatic processes, 2 adiabatic processes। इनफैक्ट आप रिवर्सिबल भी जोड़ सकते हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। हाउएवर हम सारा जो भी डील कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट। सो कार्नोट साइकिल ये दोनों स्टेटमेंट का बना हुआ है, और हम जानते हैं कि आइसोथर्मल बहुत स्लो होना चाहिए, 2 2 4 है, 2 एडियाबेटिक मतलब एक स्लो फास्ट, ऐसा कोई भी प्रोसेस फिजिकली बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम है जो एक थोड़ा सा स्लो चले फिर फास्ट, फिर स्लो हो फिर फास्ट हो, दैट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, वो इम्पॉसिबल है, आप नहीं बना सकते, ये रियलाइज नहीं हो सकता है। तो फिर हम इसका पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसका हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें मैक्सिमम लिमिट देता है, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम लिमिट एक साइकिल का क्या हो सकता है, जैसे वर्क डन, इफिशियंसी कितना ज्यादा हो सकता है। और ये 2 साइकिल को हम लोग इसके सहारा का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। सो हम अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, आप पैरेलली में नोट डाउन करते रहिए, हम बोलते भी जा रहे हैं, आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होगा, आप इजीली लिख सकते हैं। टू रियलाइज आइसोथर्मल प्रोसेसेस या आइसोथर्मल कंडीशंस लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। कंडीशन, द प्रोसेस must be carried out in a very slow manner and to realize adiabatic conditions, the process must be carried out in a faster manner and hence these 2 combinations in a cycle are not possible, and therefore Carnot cycle is a theoretical
cycle. This cycle is used for comparing other practical cycles. इसको हम लोग दूसरे प्रैक्टिकल साइकिल्स को कंपेयर करने में यूज करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा. कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट आने से पहले ही एक मैथमेटिक्स में आपने एरिया मैक्सिमाइज का पढ़े होंगे. वो क्या देता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक हमें प्लॉट करना है, तो कौन ऐसा प्लॉट लेंगे? सर्कल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ट्रेपेजोइडल लेंगे, या कौन सा लेंगे तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा. तो पहला, अगर हम साइकिल की बात करें, अगर 4 प्रोसेसेस की हम बात करें, तो स्क्वायर पॉसिबल है, रेक्टेंगल पॉसिबल है, ट्रेपेजोइडल पॉसिबल है, या किसी तरीके का एक स्क्वायर हो जाए, फिर इस तरह का पॉसिबल है, फिर इस तरह, मतलब किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो जो 4 कर्व का कट करके बनना चाहिए. कोई भी 4 कर्व ऐसा बनाइए, मिलाइए, जिससे कि एक कर्व बना दिए, दूसरा कर्व बना लिए, तीसरा कर्व और चौथा कर्व. अगर ये चारों कर्व ऐसा हमें करना चाहिए कि जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए. ये मैथमेटिक्स का एनालिसिस हो रहा था, रिसर्च हो रहा था. सपोज हमने एक कर्व ये लिया, दूसरा कर्व ये लिया, तीसरा कर्व ये लिया और चौथा कर्व ये लिया. उसके बाद एरिया जो हम कंपेयर कर रहे हैं, या एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक हमने पैराबोलिक लिया, या इस तरीके का कुछ भी ले सकते हैं. तो जब एरिया मैक्सिमाइज करने की बात आता है, तो ये पाया गया कि अगर 4 कॉम्बिनेशन हम सीक्वेंस में लेते हैं, ये अगर हम y और x लेते हैं कोई कंपोनेंट, xy इक्वल टू कांस्टेंट आता है, दूसरा आता है xy k इक्वल टू कांस्टेंट, फिर xy इक्वल टू कांस्टेंट और xy k इक्वल टू कांस्टेंट. अगर इन चारों कर्व को बनाते हैं तो ये चारों, ये क्या हो गया? हाइपरबोला. तो हाइपरबोला xy कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा. ये बनाते हैं, इससे क्या होगा? थोड़ा सा स्लोप खड़ा हो जाएगा. अगला ये क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा सा पड़ा हुआ. और अगला अगर हम इसको बनाते हैं तो इसके कंपेयर में ये खड़ा हुआ. यानी ये क्या हो गया? एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्स वाई के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक्स वाई के इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर ये हम करते हैं तो ये जो एरिया मिलेगा, ये जो एरिया मिलेगा वो मैक्सिमम हमें मिलेगा. ये कॉम्बिनेशन अगर लगाते हो तो ये जो एरिया मिल रहा है, ये जो एरिया मिल रहा है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा. ये कार्नोट साइकिल, कार्नोट के द्वारा ये कंसेप्ट देने से बहुत पहले ही मैथमेटिक्स में कंसेप्ट आ गया था. कार्नोट साहब ने यही मैथमेटिक्स कंसेप्ट का यूज कर करके क्या किए हैं कि y के जगह इन्होंने प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम के जगह ये ले लिया, वॉल्यूम के जगह एक y के जगह वॉल्यूम ले लिया, और ये 4 गो कर्व बना दिए. कौन कौन सा कर्व? एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट. यानी कौन सा हो गया? ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये कौन सा कर्व हो गया? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. ये एक्स वाई के इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? पीवी के जगह हम लोग सपोज गामा ले लिए उन्होंने, गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ये कौन सा हो गया? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. ये क्या हो गया? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ये मैथमेटिक्स से पता चल गया कि ये जो कर्व होगा, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और हम जानते हैं एक अगर हमारा क्लोज्ड एरिया बन रहा है पीवी डायग्राम में, तो वो क्लोज्ड एरिया वर्क डन देगा, और ये मैक्सिमम वर्क डन होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पीवी इक्वल टू सी, पीवी गामा इक्वल टू सी, पीवी इक्वल टू सी, पीवी गामा इक्वल टू सी, चारों का कॉम्बिनेशन जब बनाया गया है तो
ये वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। यानी अब कोई भी प्रोसेस चेंज कर दो, P इक्वल टू C स्ट्रेट लाइन, तो इससे हमेशा कम वर्क डन मिलेगा। यानी फॉर द सेम इनपुट क्या होगा, इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। तो ये जो प्रोसेस दिए हैं वो कौन सा प्रोसेस का नाम दे दिए, ये जो प्रोसेस इन्होंने नाम दिया दैट इज, इस पे इन्होंने एक साइकिल बना दिया, यानी एनर्जी दे दिया। कौन सा एनर्जी इन्होंने सप्लाई किया, हीट एनर्जी। यानी आइसोथर्मल है ये प्रोसेस। कौन सा हुआ, पीवी इक्वल टू सी इज आइसोथर्मल। इस पे हाइट रिजर्वायर से क्यू दे दिया और इन्होंने क्यू रिजेक्टेड और ये क्यू सप्लाई कर दिया। तो इधर क्या मिल जाएगा, वर्क डन, और इधर वर्क इनपुट। इधर क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट, और इधर वर्क इनपुट। ये दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने एक साइकिल का फॉर्मेशन किया दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट साइकिल, विच कंसिस्ट्स ऑफ isothermal process followed by adiabatic process followed by isothermal process then adiabatic। so इसमें क्या हो रहा है, अगर हम नेमिंग दे देते हैं तो इसको इन्होंने 1 दिया, इन्होंने 2 दिया, इन्होंने 3 दिया और इन्होंने 4 दिया। so 1 से 2 क्या कहलाएगा, 1 से 2 क्या कहलाएगा, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। ये आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए। तब इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा कि 1 से जो 2 है वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप इसमें देखिए, अगर वर्क आउटपुट लेना है तो क्लॉकवाइज साइकिल हमने बना दिया है, इस डायरेक्शन में इन्होंने लिया। यानी ये जो वॉल्यूम हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके का फॉलो हो जाएगा। यानी अगर हम इसको बोलें तो क्या हो जाएगा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इस केसेस में क्या होगा, देखिए dq इक्वल टू du प्लस dw। यानी जो भी हीट सप्लाई हो रहा है वो किसमें होगा, वर्क डन भी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन होगा, और कुछ ना कुछ इसका इंटरनल एनर्जी के रूप में भी सेव होगा। अगर आइडल गैस है तो उसके केस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी व्हाट एवर द हीट ट्रांसफर होगा वो किसमें चला जाएगा, वर्क डन में। लेकिन अगर आइडल गैस नहीं रहेगा, रियल गैसेस में कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। तो इसमें केसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता आता है अगर रियल गैसेस है तो। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया 1 से 2 तक। और 2 से 3 कितना है, 2 से 3 अगर हम बात करें, 2 से 3 अगर हम बात करें तो 2 से 3 है, क्या हो जाएगा वो, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक। देखिए एडियाबेटिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब बताइए एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, एडियाबेटिक है ड्यू प्लस डीडब्ल्यू, एक्सपेंशन हो रहा है यानी जो भी वर्क डन आ रहा है, देखिए ये तो जीरो हो गया, यानी डीडब्ल्यू क्या है, एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी। यानी जो भी वर्क डन हो रहा है वो किस कहां से आ रहा है, इंटरनल एनर्जी के कम करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें T1 इक्वल टू T2 मिल रहा है। अब बताइए 2 से 3 तक में इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि एडियाबेटिक है और एक्सपेंशन वर्क भी हो रहा है। हीट तो आ नहीं रहा है 2 से 3 में, लेकिन वर्क किया जा रहा है, तो वर्क किसके कीमत पे हो रहा है, वर्क डन के कीमत पे। तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में था टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन 2 से 3 तक में करेंगे तो T2 विल बी, सॉरी T3 विल बी, T3 विल बी लेस देन T2। क्यों, क्योंकि जो भी वर्क डन हुआ वो इसके सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के द्वारा हुआ। सिमिलरली 3 से 4 अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, अगर रियल सरफेस है, रियल गैसेस है तो इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसमें बढ़ रहा था तो इसमें कम होगा। देखिए dq इक्वल टू du प्लस dw। इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन सप्लाई किया जा रहा है तो ये हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो कहां कहां हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, या तो जो वर्क सप्लाई किया गया है
या फिर इंटरनल एनर्जी। सपोज अगर रियल गैसेस है तो कुछ इंटरनल एनर्जी का भी अपने साथ लेके चल जाएगा हीट के रूप में, लेकिन अगर रियल गैसेस नहीं है, आइडल गैसेस है, तो क्या होगा, जो भी वर्क डन बाय कंप्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा हीट के रूप में। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो इस केसेस में क्या होगा, टेम्परेचर T3, T4 विल बी इक्वल टू T3। और अगर हम 4 से 1 लेते हैं, 4 से 1 लेते हैं, देन दैट विल बी द अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में फिर देखो लॉजिक लगाओ, हमेशा फर्स्ट लॉ, कुछ समझ में नहीं आए सीधे फर्स्ट लॉ से डील कीजिए। तो अगेन एडियाबेटिक है तो ये क्या हो गया, जीरो। अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हमने एनर्जी क्या दिया है, माइनस DW दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस DU, यानी U फाइनल, यानी U1 माइनस U4, यानी ये पॉजिटिव चीज हो रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, यानी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो कुछ भी कंप्रेशन हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है वो किसमें चला जाएगा, वो एडियाबेटिक इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसको टेम्परेचर बढ़ाएगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन T4, T1 इज ग्रेटर देन T4। सो दिस इज द कंडीशन। सो प्लीज नोट इट डाउन, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछा जाए, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछा जाए। यानी 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, 2 से 3 में एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इन विच क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, किसकी कीमत पे, इंटरनल एनर्जी कम होने, इंटरनल एनर्जी के कीमत पे, और टेम्परेचर कम हो रहा है। 3 से 4 आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए, इसमें आप बोलते रहेंगे। आप इसमें अगर डायग्राम ही सिर्फ मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दिया, ओके एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल, तो आपको सिर्फ ये नहीं बोल देना है कि 1 से 2 आप बोल दिए आइसोथर्मल है सर 2, इसमें बोलोगे तो इसका अलग अलग इंप्रेशन होगा। आप यही बोलोगे कि सर नहीं, पीवी है 1 से 2 में आइसोथर्मल है, इन विच द हीट इज बीइंग एडेड, एंड फॉर द रियल गैसेस both the internal energy will increase, and for the ideal gases only the expansion process will take place। अब 2 से 3 तक में क्या हो गया, adiabatic heat, adiabatic expansion, in which the work is done by the system at the expense of the internal energy of the system, whereas 3 to 4 is the isothermal compression, isothermal compression, in which the internal energy of the system decreases and the temperature remains constant, and 4 to 1 is the adiabatic compression, in which the internal energy of the system gets increased, and so that the temperature get increased, and that's why T1 is greater than T4। इतना तुम एक्सप्लेन कर दोगे एक क्वेश्चन में, that will be the more impressive, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। सो प्लीज रिकनेक्ट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्नोट थ्योरम। थैंक यू, प्लीज रिकनेक्ट।